दिल का मर्ज हो तो आप उसको ज्यादा स्ट्रेस में डाल के तो इलाज नहीं कर सकते। ये एक किस्म की तशद्दुद है। और मुझे बहुत अफसोस लगा जब मैं मियाँ साहब से मिला। मियाँ साहब काफी बीमार लग रहा था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे लंदन स्टूडियो से आप देख रहे हैं सिग्नेचर टॉक और मैं हूं अहमद शाहीन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे यहाँ लंदन में गुज़िश्ता दिनों होने वाले एक वाक़े से। एक मुज़ाहरे के दौरान जो वाक़या पेश आया, मुज़ाहरे का एहतमाम किया था कश्मीरी कम्यूनिटी ने और सिख कम्यूनिटी ने भारतीय हाई कमीशन लंदन के बाहर। इनके मुतालबात ये थे कि जो भारत जुल्म व सितम कर रहा है कश्मीर के अंदर और भारत में मौजूद अक़लियतों के ख़िलाफ़ जिस तरह का उसका रवैया है, जो सरगर्मियाँ जारी हैं, जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उनके ख़िलाफ़ आलमी बरादरी को बेदार करने के लिए इन मुज़ाहरों का एहतमाम किया गया था। वहाँ पर ये मुज़ाहिरीन जमा हुए, उन्होंने अपनी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुँचाने की कोशिश भी की, इस मुज़ाहरे का एहतमाम किया था। और जो कि अमूमन अक्सर भारतीय हाई कमीशन के सामने भी, दीगर ममालिक के हाई कमीशन के सामने भी और अहम जगहों पर इस तरह के मुज़ाहरों का इनेकाद ख़ास तौर पर लंदन जैसे शहर में किया जाता है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इस मुज़ाहरे को सपुदाश करने के लिए भारत की हुकूमत के जो हामी हैं उन्होंने इस मुज़ाहरे के ऊपर अटैक किया। उन्होंने मुज़ाहिरीन जो वहाँ पे मौजूद थे उनको मुश्तल करने की कोशिश की, हाथापाई भी की उनके साथ। यकीनी तौर पे एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है। हाथापाई के दौरान मुख्तलिफ़ लोग ज़ख्मी भी हुए और जो वहाँ पे सहाफ़ी कम्यूनिटी मौजूद थी इस प्रोग्राम की, इस मुज़ाहरे की कवरेज करने के लिए, उनको भी ज़िदोकोब किया गया। यहाँ लंदन से ही एक निजी टीवी के रिपोर्टर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं फ़रीद कुरैशी साहब, उनके साथ दस्तदराज़ी की गई, उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। यकीनी तौर पे अफसोसनाक वाक़या है, इसके ऊपर बात करेंगे, इसी से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, फिर अगले वाक़यात की जानिब जाएंगे। इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मुश्तबा साहब, सिग्नेचर टॉक का बाकायदा हिस्सा हैं, जबकि टेलीफोन लाइन पर हमें फ़रीद कुरैशी साहब ज्वाइन कर रहे हैं लंदन से। बहुत शुक्रिया आप दोनों अहबाब का। अस्सलाम वालेकुम फ़रीद, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद, आपने वक्त निकाला, आप हमारे साथ मौजूद हैं। फ़रीद, ये क्या वाक़या क्या हुआ जो भारतीय हाई कमीशन के सामने हमने देखा? वालेकुम, बहुत शुक्रिया। असल में ये पीसफुल प्रोटेस्ट था सिखों और कश्मीरियों का, जो मकबूजा कश्मीर में और खालिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, उस हवाले से मुजाहिरीन जब वहाँ पे नारेबाजी कर रहे थे, आज़ादी के हक में नारे लगा रहे थे और हिंदुस्तान के खिलाफ नारेबाजी जारी थी, उन्होंने अपने पोस्टर्स वगैरह उठा रखे थे। इसी दौरान दूसरी तरफ से चंद जो शरपसंद थे बीजेपी के लोग, वो आ गए और उन्होंने सिखों के जो मुकद्दस अशिया होती है, उनकी पगड़ी और उनकी तस्वीर वगैरह की बेहुरमती की। इस दोनों तरफ से टेंशन शुरू हुई और नारेबाजी शुरू हो गई और उस दौरान एक दूसरे की तरफ सख्त जुमलों का तबादला किया गया और फिर बात हाथापाई तक पहुंच गई। और इसी दौरान किसी बंदे ने कोई चीज, जो बीजेपी के लोग थे उनकी तरफ से किसी ने कोई चीज फेंकी। मैं फोन पे था और मुझे अंदाजा नहीं हो सका कि किसने मारा है मुझे, लेकिन उसी तरफ से आई और मेरे चेहरे पे लगी और चेहरा मेरा जख्मी हुआ। मामूली सी इंजरी थी, पुलिस ने वहीं पे ट्रीटमेंट की और उन्होंने उसके बाद मुझे भेज दिया वहां से कि आप जा सकते हैं, जाना चाहें तो। लेकिन फरीद साहब, आपको पता तो नहीं चल सका कि कौन किसने मारा, लेकिन क्या आप समझते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले आपने एक मुजाहरे को कवरेज किया था और उसमें उनसे बड़े चुपते हुए सवाल पूछे थे, कि आपको लगता है कि आपको इसीलिए टारगेट किया गया है? जिन लोगों ने उस वक्त, जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई थी पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर, वो भी बीजेपी के लोग थे और उन लोगों को हम पहचानते हैं। ये वही लोग थे, इनमें से ज्यादा लोग वही थे जो यहाँ पे मुजाहरा साबताई करने के लिए आए थे। और मेरा ख्याल है कि इसीलिए उन्होंने टारगेट किया, क्योंकि मैंने उनसे बातें की थी जिनके उनके पास जवाब नहीं थे, लेकिन मैं देख नहीं सका उस बंदे का चेहरा। अलबत्ता मुझे ये पता है कि मुझे उसी तरफ से हिट किया गया जिस तरफ वो बीजेपी के लोग खड़े थे। पुलिस ने जब मुझसे पूछा कि आप बंदे को पहचाने, तो मैंने बात की कि मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं फोन पे था और जिस बंदे ने मुझे मारा था, हम ये मुझे पता है कि किस साइड से मुझे मारा गया है। तो पुलिस ने वहां पे कुछ बंदों को, 2 लोगों को अरेस्ट भी किया था, लेकिन चार्ज किसी को नहीं किया गया। जी अच्छा फ़रीद, ये जो लोग वहाँ पे जमा थे, क्या इनका भी कोई मुज़ाहिरा पहले से तयशुदा था भारतीय हाई कमीशन के सामने? ये लोग भारत से यकजहती के लिए मुजाहिरे की इजाजत ली गई थी, वो तो सिर्फ ली गई थी जो मुजाहिरीन थे कश्मीरी और सिख, उनकी तरफ से। जो दूसरी जानिब बीजेपी के लोग आए थे, उनके पास कोई परमिशन नहीं थी, वो ऐसे ही आके वहाँ पे खड़े हो गए थे। और जो मुंतजमीन थे असल बड़े मुजाहिरे के, उन्होंने इस पर एतराज भी किया और पुलिस से बातचीत की। आज भी बल्कि उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रखी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने अपने मामला के हवाले से बातचीत करनी थी। तो 6 बजे शायद 6:30 बजे शाम को
لیکن ان کی طرف اجازت نہیں لی گئی تھی، اور اگر دی بھی ہے پولیس نے اجازت تو یہ میرے خیال سے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس طرح سے انہیں معلوم ہے کہ کلیش کا ماحول ہے اور ٹینشن ہے بالکل۔ اچھا فرید، کیا اس میں زخمی آپ تو آپ کی تو تصویریں بھی آئی ہیں کہ آپ بالکل زخمی ہوئے ہیں، لیکن کیا اور لوگ بھی زخمی ہوئے ہیں اس میں؟ مجھے پتا چلا تھا کہ 2 بندے اور بھی زخمی ہوئے ہیں، لیکن میں خود نہیں دیکھ سکا انہیں۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ 2 بندے جو ہیں مزید وہ بھی زخمی ہوئے تھے۔ مجھے جو سکھ لیڈر تھے انہوں نے بتایا کہ ہمارے 2 لوگ ہیں انہیں بھی زخمی کیا گیا، لیکن جب سکھوں نے ان پہ پھر جوابی حملہ کیا تو وہ سارے لوگ بھاگ گئے تھے اپنی جگہ چھوڑ کے، جو BJP کے لوگ تھے۔ جی اچھا فرید، عموماً دیکھا جاتا ہے اس طرح کے مظاہرے یا اس طرح کے مقابلہ بازی، نعرے بازی آمنے سامنے اکثر کمیونٹیز کے لوگ کرتے ہیں۔ پاک بھارت میچ کا معاملہ ہو یہاں پہ برطانیہ میں، تب بھی کافی گرما گرمی بھی ہوتی ہے، دونوں جانب سے نعرے بازی بھی کی جاتی ہے، لیکن ہاتھا پائی کی نوبت نہیں آتی، چونکہ پولیس کو بھی کچھ نہ کچھ تو معلوم ہوتا ہے کہ کیا ٹینشن کا ماحول ہے وہاں پہ اور خدا نخواستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کیا پہلے سے کچھ اقدامات اس طرح سے نہیں کیے گئے تھے، حفاظتی اقدامات؟ بعد میں تو ہم نے دیکھا پولیس کافی تعداد میں آئی تھی۔ شروع میں تو وہاں پہ پولیس موجود تھی، لیکن بہت تھوڑے پولیس والے تھے، انہیں شاید اندازہ نہیں تھا کہ اتنی صورتحال خراب ہوتی ہے۔ انہیں پتہ ہونا چاہیے اس سے قبل ایسے واقعات ہو چکے ہیں جہاں پہ کافی ٹینشن ہوتی رہی ہے۔ تو جب بعد میں جھگڑا شروع ہوا پھر تو کافی ساری پولیس وہاں پہ پہنچ گئی، فوراً انہوں نے کنٹرول کر لیا حالات کو، لیکن تب تک جو BJP کے ماہرین تھے وہ وہاں سے بھاگ چکے تھے اور جو تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ جی فرید، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے۔ ہم آپ کی جلد صحت یابی کے لیے بھی دعا گو ہیں تاکہ آپ دوبارہ سے اپنی صحافتی سرگرمیوں کو ابھی بھی آپ نبھا رہے ہیں مزید احسن طریقے سے نبھا سکیں۔ بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، تھینک یو ویری مچ۔ مصطفیٰ صاحب، آپ سے اسی حوالے سے بات کر کے پھر ہم اپنے اگلے نیوز آئٹم کی طرف جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے، کیونکہ لندن میں تو اس طرح کے جو مظاہرے ہیں خاص طور پہ بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے ایک طویل تاریخ ہے، ہوتے رہے ہیں، اکثر ہوتے ہیں، ریسنٹ دنوں میں بھی ہوئے، لیکن یہ اس دفعہ سے اس کا باقاعدہ جواب دینا، وہاں پہ آنے والے مظاہرین کو زد و کوب کرنا بھرپور طریقے سے، کیا یہ بھارتی حکومتی کوئی پالیسی کا تسلسل ہے، کیا ہے؟ دیکھیں اس میں دونوں چیزیں ہیں احمد۔ ایک تو BJP کا اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے کہ وہ جو ہے بالکل اسی طریقے سے ہے کہ کوئی چیز برداشت نہیں کرنی تو اس کے اوپر ریئیکٹ انہوں نے کرنا ہے۔ دوسرا پالیسی میں بھی بڑی واضح تبدیلی ہے۔ آپ دیکھیں کہ برطانیہ میں اس طرح کی جو مہم ہے یہ بڑے عرصے سے چل رہی ہے، سالوں سال سے چل رہی ہیں، مختلف تحریک ہیں جو کشمیر کے حوالے سے آواز اٹھاتی ہیں، لیکن کبھی اس طرح کا ریئیکشن نہیں ہوتا۔ ہائی کمیشن کے سامنے جاتے ہیں، یادداشتیں پیش کرتے ہیں، 26 فروری کو وہ جو جتنے بھی دن ان کا یوم آزادی بھی ہے، ان کا جو یوم جمہوریہ بھی ہے، اس میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن اس مرتبہ انہوں نے پہلی دفعہ برطانوی حکومت سے بھی مطالبہ کیا کہ بھائی آپ ایسا نہ کریں، باقاعدہ ان کی کہتے ہیں سرکاری لیول پہ ان کی بات ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ اس کی جو ہے ان کے کاؤنٹر کے لیے باقاعدہ ایک پلاننگ کی گئی ہے۔ حالانکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بڑی ہی ناک بت اندیش قسم کی یہ گورنمنٹ ہے مودی صاحب کی، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کی اس طرح کی حرکتوں سے اصل فائدہ جو ہے وہ ان تحریک کو ہی ہوگا، کیونکہ اس سے جو چیز سامنے آئی ہے، اس سے پہلے مظاہرے آئے دن لندن میں آپ جائیں، ویسٹ منسٹر پہ چلے جائیں، آپ دیکھیں کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ مظاہرہ لائٹ میں اسی وقت آتا ہے جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہو، تو یہ خود اس کو بیسیکلی پروموٹ کر رہے ہیں، اور میرا خیال میں اس کا نقصان انہیں کا ہوگا۔ لیکن کیا آپ کے خیال میں اس کے ذریعے سے وہ ہم نے پہلے بھی دیکھا جو پاکستان پہ حملے کی جب بات ہوئی، اگرچہ اس کو بعدی نظر میں دیکھا جائے فائدہ اس سے ساری ایپیسوڈ سے پاکستان نے ہی غالباً زیادہ اٹھایا انٹرنیشنل کمیونٹی میں اپنا تاثر مثبت کرنے کے لیے۔ خیر میں تو اس سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن آپ چلیں آگے۔ لیکن جو ملک کے اندر، اپنے ملک کے اندر، ہندوستان کے اندر جو نتائج وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس واقعے کے ساتھ بھی اور اس طرح کے واقعات کے ساتھ بھی، الیکشنز میں کامیابی ہو یا اپنی جو خاص کمیونٹی ہے اس کو متاثر کرنے کے لیے، تو آپ کے خیال میں کیا یہ چھوٹے چھوٹے اہداف وہ حاصل نہیں کر لیتے اس طرح کی کارروائیوں سے؟ دیکھیں یہ سارے اہداف جو ہیں یہ ایک پہلے سے وائڈر کمپین میں چھوٹی چھوٹی کمی بیشی کا باعث بن سکتے ہیں، لیکن اس سے کوئی بڑا فائدہ ان کو بھی حاصل ہونے کی توقع نہیں ہے۔ اس کے لیے اس بات کا خطرہ ہے کہ الیکشن سے پہلے وہ کوئی اور بڑا آفینسو ایکٹ کریں، کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، وہ سرحدوں پہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی ایسے واقعہ دہشت گردی کا واقعہ بھی ہو سکتا ہے، ہاں مطلب یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اگر انہوں نے کوئی اس طرح کی پالیسی بنائی بھی ہے، اور جس کا یقین ہے کہ انہوں نے یہی پالیسی بنائی ہے، الیکشن میں اس کا بینیفٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ذرا قبل از وقت کر دیا، پری میچور ہو گئی ہے، تو تھوڑا سا ان کو انتظار کرنا چاہیے تھا، اور میرے خیال میں کہ اس سے پہلے وہ کوئی نہ کوئی ایسا ضرور کریں گے اقدام کہ جس سے ایٹ 11th آور کچھ بوسٹ مل سکے۔ درست۔ چلیں ذیشان بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ذیشان بہت شکریہ، ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان سے۔ اگر معاف کیجیے گا، اسی معاملے پہ آپ کی میں رائے لینا چاہوں گا۔ یہ جو لندن میں واقعہ پیش آیا، احتجاج کو بھی سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی، پھر جو فرید قریشی صاحب ہیں
उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उनको सहाफ़ती जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ थी अदा करने से रोकने के लिए, इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अहमद, ये कोई नई बात नहीं है भारतीय हुकूमत की जानिब से या कि जो हमने देखा है भारतीय बाशिंदों की जानिब से दुनिया भर में भी इस किस्म की जो अदम बर्दाश्त का मुजाहरा जो है वो किया जाता है। अब ये एक उनका राइट था, ये कोई नया मौका नहीं है। ये हर साल वो अपना इसे एहतजाज करते हैं। खालिस्तान की जो तहरीकें हैं ये बहुत अरसे से चली हुई हैं। तो ये भारत की हुकूमत जो है वो इस बुखराहट का शिकार है, और ये उस बुखराहट का नतीजा ही है, जैसे कि आपने बताया है अपने इब्तिदाई में कि ये जो दो वाकयात सामने आए हैं, पुलवामा का होता है या इस तरह से जो बाकी ये तमाम वाकयात हैं, इसमें जो हमें ये देखना चाहिए कि जो इनका एक मिशन है, मोटो है, वो क्या है, और वो यकीनन जो आने वाले इलेक्शन है वो है इसमें। क्योंकि जो भी इसमें सामने कोई बात ऐसी आती है जो कि मौजूदा हुकूमत को अफेक्ट कर सकती है कोई उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, तो वो उनके जो हामी है मोदी हुकूमत के, वो कहीं पे भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। देखिए कि बरतानिया जो है ये एक गढ़ माना जाता है इंटरनेशनल ग्रुप पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं, क्योंकि खालिस्तान की जो तहरीक है इसकी जो बुनियाद भी यहाँ पर ही रखी गई थी। क्योंकि जहाँ हमने देखा है कि जैसे 84 के जो फसादात थे जो कि सिख कम्युनिटी के खिलाफ हुए थे, उसके बाद से ये जो बहुत सारे जो फसादात रहे हैं सारे, ये भारत के बाद अगर किसी तंजीम ने किसी जगह पर इसको मुनज़्ज़म रखा है तो ये सिख और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बरतानिया की है, इसी ने ही रखा है। तो आप देखिए कि ये उन्होंने मैसेज जो है वो दो तरह का दिया है। कश्मीर को तो वो हैंडल कर ही रहे हैं, पुलवामा के मामले को लेके वो जिस तरीके से वहां पर वो खुलम खुला जारियत की जा रही है, वही रहना बात है। और ये आई थिंक ये उन्होंने कहते हैं कि एक तीर दो शिकार, इसमें उन्होंने जो सिख जो कम्युनिटी है उनको भी जो है इसमें दरमियान में टारगेट करने की कोशिश की। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें नुकसान भारत की अपनी हुकूमत का ही है, क्योंकि अब जो इनके तमजीद सिंह देसी जो है जो सिख पार्लियामेंटेरियन है बरतानवी की तारीख के पहले पार्लियामेंटेरियन से मेरी आज सुबह ही बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन पहले तकरीर कर भी चुका हूं और वो आगे भी इरादा रखते हैं इस हवाले से मजीद जो तहरीक है वो ये कहते हैं कि बरतानवी पार्लियामेंट में भी ये इस रवैये के खिलाफ चलाई जाएगी। तो आप देखिए सारे रवैये से अहमद अगर कोई अपने आप को एक्सपोज कर रहा है तो वो भारत है। अच्छा, एक बात मैं बोल दूं कि ये जो तहरीकें जो चल रही हैं, जो कि मुस्तकिल इतने सालों से मुजाहरे होते हैं, ये खालिस्तान कश्मीरी अवाम के हैं, इसमें पाकिस्तान की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। आप देख लें कि जितनी भी तहरीक कश्मीर हो गई या मुख्तलिफ तंजीमें जो हैं जो करती हैं, वो खालिस्तान कश्मीर के लोग हैं जो ये मुजाहरे करते हैं, चाहे वो आज़ाद कश्मीर से हो, चाहे वो मकबूजा कश्मीर से हो, इस तहरीक को चला भी रहे हैं। ये अलग बात है कि पाकिस्तानी जो ज़ाहिर है उनकी कहते हैं पाकिस्तान शहरक कहता है तो उसके साथ शामिल हो जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन इनके ऑर्गेनाइजर्स रूह रवा जो होते हैं वो कश्मीरी कम्युनिटी होती है। और सिखों की जानिब से भी जो खालिस्तान की तहरीक है वो तो सिखों की तहरीक है, वो नज़र भी आते हैं, बहुत विजिबल होते हैं। और चलें नाज़रीन, अपनी जो अगला आज का मौजू है उसका रुख करते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग मुनक्किद की जा रही है, उसका जोश व खरोश है हमारे सामने। उसका चौथा एडिशन इस वक्त वहाँ पे जारी है। इसके जो इब्तदाई मैचेस थे ये मुत्तहिदा अरब अमारात में इनका इनेकाद किया गया, जबकि अब इख्तितामी मराहिल में जिस तरह ये लीग आ गई है इसके मैचेस पाकिस्तान के शहर कराची में मुनक्किद किए जा रहे हैं। बिल्कुल जोश व खरोश है। यकीनी तौर पर पाकिस्तानी कौम का जो क्रिकेट से ताल्लुक़ है वो ढका छुपा नहीं है, पूरी कौम इसमें इन्वॉल्व है। और खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान का एक मस्बत इमेज जो है वो बिल्ड किया जा रहा है इसके ज़रिए से, और इंटरनेशनल खिलाड़ी भी आए हैं इस लीग को खेलने के लिए। पाकिस्तान में वो मौजूद हैं कराची में, और सिक्योरिटी इंतज़ामात भी तसल्ली बख्श हैं। ICC ने भी इसका इजहार किया, दीगर जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने भी इस बारे में कहा, और यकीनी तौर पे इस पे इंतज़ामिया को मुबारकबाद भी बनती है। बिल्कुल आखिरी जो दिन है, और हम ये दुआ भी करते हैं कि खुशउस्लूबी से ये तमाम मामला तय पाए कि इस तरह इंटरनेशनल जो मेहमान हैं वो पाकिस्तान में दोबारा से आए हैं। और पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल क्रिकेट कुछ अरसे से बज़ाहिर मुअत्तल रखती है, अगरचे गुज़िश्ता साल भी पाकिस्तान सुपर लीग का जो तीसरा एडिशन था उसमें भी मेहमान आए थे, उसके बाद कुछ टीम्स आईं, लेकिन अभी पूरी तरह से पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल नहीं हो सकी। उसके ये PSL के चौथे एडिशन के कराची में इनेकाद से इसकी भी क्या उम्मीदें हैं कि मुस्तकबिल में ये पूरी लीग पाकिस्तान में मुंतकिल हो सके, और या फिर जो दीगर टीमें हैं वो मज़ीद आएँ, इसके ऊपर बात करेंगे। ज़िशान, आप हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह से PSL का जो इनेकाद है ख़ास तौर पे कराची में किया जा रहा है, कराची के अंदर मैचेस का, और सिक्योरिटी कंसर्न्स के बावजूद सरहदों पे भी एक टेंशन का माहौल था, लेकिन उसके बावजूद इसको मुनक्किद किया गया, इंटरनेशनल प्लेयर्स आए, किस तरह से देखते हैं, क्या कमेंट करेंगे?
सॉरी बहुत खुशाइन बात है। वैसे तो प्लान के तहत जो पाकिस्तान में 8 मैचेस खेले जाने थे उसमें से 3 लाहौर में होने थे, 5 कराची में होने थे। उसके बाद मैनेजमेंट ने जो फैसला किया है कुछ हालात को देखते हुए तमाम मैचेस जो है वो कराची में अब हो रहे हैं। बहुत इसमें जो जज्बा जो है वो देखने में आ रहा है लोगों का। एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो पैगाम दिया जा रहा है वो बहुत एक अहम है इस सारे सिनेरियो में, क्योंकि यकीनन हम जानते हैं कि जो सिचुएशन बन चुकी थी और जब जिस मौके पे एहसान मानी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस दिन करनी थी तो बहुत सारी उस वक्त चहमगोइयां की जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान में वो अनाउंस करेंगे कि जो मैचेस हैं वो दुबई में ही होंगे, लेकिन ये एक बहुत बॉल्ड स्टेप है पाकिस्तानी गवर्नमेंट का, पीसीबी का भी। उन्होंने बिल्कुल इसमें कोई झिझक का मुजाहरा नहीं किया। ठीक है, वेन्यू उन्होंने लाहौर से कराची जरूर किया और वो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक कुछ बेहतर भी है कि एक जगह पे आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं। लेकिन देखिए कि ये जो पैगाम दिया जा रहा है, अब डेरन समी आते हैं, कल वो मिज़ार कायद पर गए हैं, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। उन्होंने कायद आजम के हवाले से कहा है कि एक वज़ीम रहनुमा है और जिस तरीके से उन्होंने अपनी कौम को मुत्तहिद किया, उन्होंने तारीफ की। तो कहने की बात यह है अहमद कि हमने अपने कल्चर को इस पीएसएल के थ्रू हमें एक बहुत मौका मिला है कि हमने इसको एक्सपैंड किया है, हमने दिखाया है दरहकीकत अपना कल्चर। ये बहुत जरूरी था क्योंकि 10 साल के अरसा हो चुका है पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं आई है। जैसे इस दो के दरमियान में जिम्बाब्वे की टीम आई है और इस तरह से कुछ मैचेस जो है वो पीएसएल के होते रहे हैं। लेकिन अब जो अगला टारगेट रखना चाहिए अथॉरिटीज को वो यही है कि अब सारा जो पीएसएल वो पाकिस्तान में होना चाहिए, क्योंकि ये अहमद देखिए ये एक ऐसी गेम है जो कौम को खुशी देती है। तो आई थिंक ये बहुत जरूरी है कि इस किस्म के जो तमाम खेलें हैं इस तरह की, उसमें तमाम जो हुकूमतें हैं वो मुत्तहिद हों। अब ये अगर कराची में हो रहा है तो उसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि कराची की हुकूमत जो है वो सूबाई वो मुख्तलिफ है, वहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि जो अथॉरिटीज हैं वो भी एक दूसरे के साथ बिल्कुल बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन जो है उनका मैच तो पाकिस्तान। राजा साहब जो इंटरनेशनल प्लेयर्स की आपने बात की तो डेरन समी के बारे में तो सुना था हमने कि बड़े फटीचर से खिलाड़ी हैं और कितने अफ्रीका से उठा के ले आए हैं उनको, रेलू कटे तो वो अचानक कितने लेजेंडरी कैसे हो गए? वो तब्दीली उनमें भी आ चुकी है। अच्छा, बहुत अच्छा जी। ये शाह साहब का जो बहुत वैलिड पॉइंट है, देखिए उस पर तो खैर हमने भी उस वक्त बहुत बात की थी कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनको फटीचर कह देना या रेलू कट्टा कह देना, दैट इज नॉट एक्चुअली द वे। बट मेरा ख्याल है कि अब वो प्लेयर्स जो हैं वो भी तब्दील होकर आए हैं और अब उनको उन अलकाबात से नवाजना नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है हमारे रहनुमाओं में भी तब्दीली आ गई है, अब वो मस्बत सोचना शुरू हो गए हैं। अब एस्टेब्लिशमेंट, अब उन प्लेयरों के राब्ते एस्टेब्लिशमेंट से हो गए लगता है। राजा साहब अब उन प्लेयरों को एस्टेब्लिशमेंट ने पिक कर लिया है। तस्वीरों से तो यही पता चल रहा है। जी अच्छा जी माशाल्लाह। अच्छा मुस्तफा साहब, हमने देखा माशाल्लाह इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं, इस सब का क्रेडिट जो है नजम सेठी साहब को ना देना यकीनी तौर पे ज़्यादती होगी। हमने देखा पिछले साल और मुसलसल जो पीएसएल जिस तरह से वो लेके चले, लेकिन इफ्तिताही तकरीब जो दुबई में मुनक्किद की गई थी, यूएई में मुनक्किद की गई, उसमें उनको नहीं बुलाया गया। क्या सियासत थी या वो रिटायर हो गए बस? देखिए बात ये है कि इस ब्रांड को डेवलप, पीएसएल इस वक्त जो है 2017 के मुताबिक $300 मिलियन की इसकी वर्थ है, ठीक है ना। और ये ब्रांड डेवलप करने में जो एक आदमी का सबसे बड़ा रोल है वो नजम सेठी है, ठीक है ना। अभी जो बात कर रहे थे कि बड़ा अच्छा सिक्योरिटी और बड़ा पॉजिटिव इमेज जा रहा है, तो ये कोई पहली दफ़ा नहीं जा रहा। नजम सेठी थे जिन्होंने 2017-2018 के पीएसएल फाइनल करवाए हैं और बड़ी कामयाबी से करवाए हैं, और वो प्लेयर्स को लेकर आए हैं सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स। ये वही सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो कि उनके दौर में भी आए थे। तो ये कहना है कि इस वक्त कोई उन्होंने बड़ी कोई जिसे कहते हैं कि ब्रेक थ्रू किया है, ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। इस स्टेज पे लाने में नजम सेठी ऑलरेडी ला चुके थे। ये इन्होंने तो बस उसको एक चलता हुआ जो है एक वो चीज़ है उसको किया है। सिक्योरिटी के इंतजाम 13,000 सिक्योरिटी एहलकार है इस वक्त कराची में। पूरे कराची को जो इतराफ़ के जो 2-3 मील का इलाका है उसको पैरालाइज किया हुआ है पूरा तकरीबन। तो ये सारा, और इसी तरह से जब गुज़िश्ता पीएसएल फाइनल के दौरान लाहौर में किया गया था, बड़ी तनकीद की गई थी। तो लेकिन अब चूंकि तब्दीली है तो ये इसलिए कहते हैं उसमें तब्दीली में तनकीद जो है वो ख़त्म हो जाती है। मुस्तफा साहब की बात को कंटिन्यू रखूंगा। बिल्कुल देखिए, जिसका जो क्रेडिट बनता है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो हुकूमतें आती हैं वो पिछली हुकूमतें जो होती हैं उनके क्रेडिट्स को भी वो ये शो करने की कोशिश करते हैं कि वो तरीके से उनका फ्लॉप प्लान से। तो देखिए, जिसका जो क्रेडिट बनता है बिल्कुल ये सेठी साहब को क्रेडिट जाता है। तो यहाँ पे आपकी टीम्स आई हैं, सेठी साहब ही चेयरमैन थे कि पाकिस्तान की टीम जो है उसने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती, और उसके बाद ये जो पीएसएल का जो सिलसिला है वो उन्हीं के दौर में शुरू हुआ। तो जिसका जो क्रेडिट बनता है वो बिल्कुल देना चाहिए। उसमें मैं समझता हूँ नजम सेठी जो है उनको इस हुकूमत को भी थोड़ा बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए उनको फाइनल में बुलाना चाहिए। जी बिल्कुल।
میں نے سنا کہ شاید انویٹیشن دے بھی دی ہے شاید، اب دیکھیں وہ اور جو کہ ایک اچھا خوش اگر تو وہ یقینی طور پہ آتے ہیں اور ان کو اسی طرح سے ان کی وہ آنا نہ آنا ان کا اپنی مصروفیات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن دیکھیے یہاں پہ کوئی پرسنل موٹیوز نہیں ہونے چاہیے، پالیسیز پہ ہونے چاہیے. ایک اپنا جو امیج ہے ہم نے اچھا دینا، تو چھوٹی چھوٹی بہت چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں راجہ صاحب، پرسنل موٹیو تو آٹومیٹکلی اسٹیبلش ہو جاتا ہے نا جب ایک شخص ایک بڑے اچھے برانڈ کو بڑے اچھی طریقے سے لے کے چلا رہا ہو اور اس کو جو ہے فورسلی ایسے حالات پیدا کر دی جائیں کہ وہ ریزائن کر جائے تو اس کے پرسنل موٹیوز تو پھر آٹومیٹکلی اسٹیبلش ہو جاتے ہیں نا. اچھا، اس میں مصطفیٰ صاحب میری یہ رائے ہے کہ سیٹھی صاحب کے ساتھ اصل میں عمران صاحب کی اپنی بھی کچھ بہت ساری چونکہ 35 پنکچر کی وجہ سے وہ ان کو 35 پنکچر کے نام سے بھی پکارتے رہے ہیں، وزیر اعلیٰ جو وہ ٹہل رہے ہیں، تو ایک پوری داستان ہے. تو سیٹھی صاحب کے ساتھ شاید ان کی جو اپنی ایک ریلیشن تھی، جو ایسوسیشن تھی، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن باقی آتے ہیں کہ جو پرسنل سارے گرجز ہیں ان کو دور رکھ کے بالکل وہ شوڈ موو فارورڈ. بالکل درست کرے. آخری کچھ منٹ ہے، پی سی بی کا اس میں جو کردار ہے پی سی بی کی مینجمنٹ کے حوالے سے، اور اس سال جو منعقد ہو رہا ہے اس کا کریڈٹ آپ دیں گے پی سی بی کو؟ اور دیکھیں پی سی بی کا جو تو صورتحال یہ ہے کہ ایک بالکل جسے کہتے ہیں کہ پپٹ انسٹیٹیوشن بن کے رہ گیا ہوا ہے. خاص طور پہ احسان مانی صاحب کا، جو خان صاحب خود کہتے تھے کہ جناب کوئی دنیا کا ایسا کرکٹ بورڈ نہیں ہے جس کے عہدیدار جو ہے وہ وزیر اعظم کرے، لیکن اس کے بعد احسان مانی صاحب کو انہوں نے کیا. لیکن میں بات کرنا چاہوں گا کہ ابھی تو روشنیوں میں اور کھیل کی جو وہ ہے گہما گہمی، اس میں معاملات دبے میں ہیں. جب یہ ختم ہوگا تو اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر سے کیا کیا چیزیں نکلی ہیں. خاص طور پہ جو پی سی بی کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں عثمان بزدار مائنس صاحب، جب چیف منسٹر پنجاب جو ہے وسیم اکرم پلس ہو سکتے ہیں تو پھر پی سی بی کے چیئرمین بھی عثمان بزدار مائنس ہو سکتے ہیں نا. تو عثمان بزدار مائنس صاحب، ان کی کرکٹ میں تو دلچسپی، جو کرکٹ میں بڑے لیجنڈری پلیئر تھے، لیکن کرکٹ ختم ہونے کے بعد ان کی دلچسپی کرکٹ میں کم اور بالی ووڈ کی انڈسٹری میں زیادہ رہ گئی ہے. اور اسی لیے اب دیکھیں کہ اتنا بڑا انہوں نے ایک چیز کیا ہے کہ بھارتی کمپنی اے ایم جی ریلائنس کو جو ہے انہوں نے براڈ کاسٹنگ رائٹ دیے تھے ان کو، اور پھر انہوں نے انکار بھی، اور انہوں نے 2 ہفتے پہلے جو ہے کہہ دیا کہ ہم وڈرا کر رہے ہیں کیونکہ پلوامہ اٹیک کی وجہ سے. اب اس کے بعد پی سی بی نے ہاں، جس کی وجہ سے پی ایس ایل کے پہلے میچوں کا تو انعقاد ہی تقریباً وہ ہو گیا تھا. لیکن مینیجنگ ڈائریکٹر صاحب فرماتے ہیں عثمان بزدار مائنس صاحب کہ ہم نے کنٹینجنسی پلان تیار کیا ہوا تھا. اب آپ مجھے بتائیں کہ 11th اوور میں جو کنٹریکٹ انٹرنیشنل لیول پہ سائن کیا جائے گا اس کے لیے ان کو کتنے پیسے زیادہ دینا پڑے ہوں گے، کتنی پی سی بی کو ڈیمیج ہوا ہوگا، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہ چیزیں بعد میں آنے والی ہے. اچھا پھر دوسری بات یہ کہ ریلائنس نے جو وڈرا کیا، ریلائنس نے جو وڈرا کیا وہ ان کو کوئی خوف نہیں تھا، کوئی کیا ٹرمینیشن کلاس تھی یا کچھ تھی. کوئی پی سی بی کے چیئرمین نے یہ کہا کہ ہم ان کے خلاف کورٹ میں جائیں گے، یا انہوں نے سمپلی یہ کہا کہ آئی سی سی کا جو اسکیجول اجلاس ہوگا اس میں انڈین کرکٹ بورڈ کے ساتھ معاملہ اٹھائیں گے. ویسے میرا خیال ہے شاید وہ زیادہ توجہ ان کی ایونٹ کی جانب ہو، شاید اس وجہ سے بھی. لیکن اب یہ تو ایونٹ جب وائنڈ اپ ہوگا تو چیزیں سامنے آئیں گی، چوکے چھکے تھم جائیں گے، اور جب فلڈ لائٹس بند ہو جائیں گی تو یہ تمام معاملات پھر آئیں گے. اچھا بالکل آخر میں ہم جا رہے ہیں. ذیشان، اس کے اوپر لاسٹ کمنٹ کیا کریں گے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ اگلا جو پی ایس ایل ہے پورا پاکستان میں منعقد ہو پائے گا؟ بالکل احمد، لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. ہماری تو سب کی یہی وش ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال اس میں اب کیا پیدا ہوتی ہے. دیکھیں یہ پی ایس ایل کا پاکستان میں ہونا، اس کا لیکن فائدہ بہت زیادہ ہے. آپ دیکھیں ٹیلنٹ جو جس طرح سے سامنے آ رہا ہے، پھر بہت سارے اسپانسرز ہو رہی ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز جس طرح سے اٹریکٹ ہو رہی ہیں، تو اس کا فائدہ اکنامکلی تو ہے ہی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے پاکستان میں ایک جو ٹیلنٹ کو پروڈیوس کیا جا رہا ہے، بہت سارے ہمارے پلیئر جو وہ یہاں سے نکلے ہیں، لیکن کچھ ایک مینجمنٹ کا جو ایک ڈیسیجن یہ سامنے آئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی کچھ امپروومنٹ کی ضرورت ہے. جیسے شاہ صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ کچھ پپٹ جیسے حکومتیں ہیں اور یا پپٹ ادارے بنتے چلے جا رہے ہیں. بہت شکریہ. یقینی طور پہ پی ایس ایل کا جو انعقاد ہے خوش آئند بات ہے. ناظرین بالکل ہم اس کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں، ہمیں بریک پہ جانا ہے. پی ایس ایل میں جیت جس ٹیم کی بھی ہو یقینی طور پہ جیتے گا پاکستان ہی. ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. دل کا مرض ہو تو آپ اس کو زیادہ سٹریس میں ڈال کے تو علاج نہیں کر سکتے. یہ ایک قسم کی تشدد ہے. اور مجھے بہت افسوس لگا جب میں میاں صاحب سے ملا. میاں صاحب کافی بیمار لگ رہا تھا.
वेलकम बैक नाजरीन, सिग्नेचर टॉक में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद। ब्रेक के बाद हाजिर हैं नाजरीन। इस सेगमेंट में बात करेंगे पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उन्होंने मुलाकात की है कोट लखपत जेल में साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज़ शरीफ से, और उन्होंने इसमें उनके साथ मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात की। उनके मुताबिक मिसाक़ जमहूरियत के ऊपर भी बात हुई, अगरचे उनका कहना था कि सिर्फ मैं इयादत के लिए गया था, लेकिन यकीनी तौर पर ये दो सियासी रहनुमाओं की मुलाकात थी। जिस तरह से नवाज़ शरीफ साहब की सेहत से मुतल्लिक़ ख़बरें आ रही हैं, उस तनाजुर में ये मुलाकात थी। लेकिन जब दो सियासी रहनुमा मिलते हैं तो यकीनी तौर पे सियासत के ऊपर बात भी होती है। उन्होंने कहा ना सिर्फ मिसाक़ जमहूरियत बल्कि दीगर भी कुछ सियासी इशूज़ का उन्होंने ज़िक्र किया और बताया कि इसके ऊपर हमारी बात हुई। अगरचे उनका ये भी कहना था कि अभी फ़िलहाल किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ या हुकूमत के हवाले से कोई तहरीक का प्रोग्राम नहीं है, ना इस हवाले से उन्होंने कोई इशारा दिया। अलबत्ता नवाज़ शरीफ साहब की सेहत के बारे में उनका कहना था कि काफ़ी उनकी जो तबीयत है वो ख़राब लग रही थी, और उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब को ये पेशकश भी की कि अगर वो इलाज के लिए सिंध आना चाहते हैं तो वो इसके लिए खिदमात फ़राहम करने के लिए हाजिर हैं। इस मौके पर जो दिलचस्प बात ये थी और इस सारे तनाजुर में नवाज़ शरीफ साहब की सेहत के हवाले से कि मुस्लिम लीग नून जो है उसके मुख्तलिफ़ रहनुमाओं की उनके बयानात तो हमारी नज़र में आते हैं, मीडिया टॉक भी नज़र आती हैं, लेकिन अमली तौर पे कोई सरगर्मी इस हवाले से नहीं देखने में आई। लेकिन जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी कोट लखपत जेल के बाहर पहुँचे तो बड़ी तादाद में पीपल्स पार्टी के कारकुनान भी वहाँ पर आए और उन्होंने अपने रहनुमा को भी वेलकम किया, नवाज़ शरीफ साहब के साथ इजहार यकजहती भी की। ये बहुत दिलचस्प बात है कि खुर्शीद शाह साहब ने भी जो अभी गुज़िश्ता दिनों 2 दिन पहले एक बयान दिया था, काफ़ी संजीदा बयान था, इसको लेना चाहिए। इसके बारे में बात भी करेंगे कि अगर नवाज़ शरीफ को कुछ हुआ तो हुकूमत के ऊपर वो कत्ल तस्वुर किया जाएगा और जो कत्ल की हुकूमत ज़िम्मेदार होगी। ये इन सारी बातों के ऊपर बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून क्यों बज़ाहिर खामोश लग रही है सारे मामले में, अपने रहनुमा की सेहत के हवाले से भी, और उनकी रिहाई के लिए कोई संजीदा कोशिशें या मैदान में वो नहीं आ रहे। स्टूडियो में हमारे साथ उसी तरह से सैयद मुश्तबा साहब मौजूद हैं, स्काइप पे राजा ज़ीशान साहब मौजूद हैं। मुश्तबा साहब, आपसे ही आगाज़ करते हैं। आखिर ये जो हमने देखा दोनों की मुलाकात, अगर मुलाकात के ऊपर ही बात करें, आप क्या कमेंट करेंगे इस मुलाकात के ऊपर बज़ाहिर? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बड़ेपन का मुजाहरा हुआ है और उन्होंने इतराफ़ किया है कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो इस सदी के सबसे बड़े सियासतदान और मुदब्बिर हैं। तहरीक इंसाफ ने ये कहा है। तहरीक इंसाफ के जो ऑफिशियल तर्जुमान हैं, जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने कहा है कि बिलावल भुट्टो ने इस सदी का सबसे बड़ा यू टर्न लिया है। और उनके कायद का कहना है कि जो बड़ा मुदब्बिर और बड़ा सियासतदान होता है वो यू टर्न लेता है, तो जितने जितना बड़ा यू टर्न लिया तो सदी का सबसे बड़ा यू टर्न है। अपने लीडर से बड़ा लीडर इन्होंने, तो मेरे ख्याल में इसकी हमें कहते हैं एक मुखालिफ पार्टी के लिए इतने एक अच्छे कमेंट्स पास करना। अच्छा, देखिए, ये मुलाकात जो है बुनियादी तौर पे इसके मकसद तो वाज़ेह है। पीपल्स पार्टी इस वक्त मुख्तलिफ़ तरह से मुकदमात में घिरी हुई है और इस वक्त जो है ख़ास तौर पे फेक बैंक अकाउंट और इसके अलावा आगा सिराज दुरानी जो है गिरफ़्तार है और मुख्तलिफ़ मुश्किलात में है, और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग में खुद जरदारी साहब को भी, और जरदारी साहब को और ख़ुद बिलावल का नाम भी जो है वो मुख्तलिफ़ मामलात में आ नहीं रहा, लाया जा रहा है, क्योंकि बिलावल को बहरहाल इस चीज़ से अलग होना चाहिए था, लेकिन उनका नाम लाया जा रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी को बड़ी शदीद ज़रूरत है कि वो किसी ऐसी पार्टी के साथ में एक मुश्तरका अपोजिशन करें, और इस सिलसिले में जो है ये जो मुलाकात है इसका मकसद कोई फौरी तौर पे सफ़बंदी या कोई अपोजिशन अलाइंस बनाना नहीं है, क्योंकि अपोजिशन अलाइंस के लिए तो इनकी आए दिन मुलाकातें होती रहती हैं, असम्बली में भी और उस जगह भी। ये सिर्फ एक सॉफ्ट मैसेज देना होता है कि जो जिनको देना है मैसेज, उनको मैसेज पहुँच जाए कि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, और अगर आप जो है क्या कहते हैं हमारे खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो मेरे ख्याल में ये मैसेज देने की कोशिश की गई है और वो मैसेज बड़ी कामयाबी से गया है। जी ज़ीशान, आप भी क्या यही समझते हैं कि ये जो मुलाकात है ये सिर्फ एक मैसेज देने तक महदूद है? ख़ास तौर पे जब हमने देखा भी गुज़िश्ता दिनों में इमरान खान साहब ने दौरा किया सिंध का और काफ़ी जारहाना ज़ुबान इस्तेमाल की, ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बल्कि ख़ुद बिलावल को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया, जो उन्होंने कौमी असम्बली में एक तकरीर की थी, उस हवाले से भी। तो क्या ये मैसेज देना चाह रहे हैं बिलावल इस वक्त?
देखिए अहमद, बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये ही इस वक्त दो जो है ना मेजर स्टेक होल्डर्स हैं जो कि यकीन दिखाई भी देते हैं। नून लीग मैं समझता हूं कि इस सारे सिनेरियो में बहुत पीछे है। अगर इस मौके पर अगर किसी सियासी जमात को अपना आप मनवाने की जरूरत है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, क्योंकि नून लीग के निस्बत अगर वो आप उनको एक एज तो देखिए कि उनकी जो लीडरशिप है वो उनके साथ मुकदमात चल रहे हैं, लेकिन वो बहुत खुलम खुला लफ्जी जहां तक बात है वो कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जवाब देते हैं, अपनी असेंबली में भी बात कर तकरीर करते हैं, बाहर भी जवाब देते हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से काफी खामोशी है। अब ये बात यह है कि अगर मियां साहब की सेहत के हवाले से बात की जाए, क्योंकि ये आज एक बहुत अहम इशू है, तो उनकी जो जमानत मुस्तरद की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से हाल में आर्टिकल 199 के तहत जो उनकी जानिब से उनकी जमात की जानिब से एक एप्लीकेशन दी गई थी जिसको नामंजूर किया गया था जमानत को। अब सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए उसमें जो एक अहम बात है उस फैसले में 9 सवाल मुश्किल में जो फैसला था, ये बहुत एक अहम बात है कि उसमें यह बताया गया था कि गैर मामूली हालात का केस नहीं है और मियां साहब को बेहतरीन तब्दील सहूलियात जो दी जा रही है। अब दूसरी जानिब पर जो मुस्लिम लीग नून है वो ये कहती है कि इसे उनकी जान को खतरा हो सकता है, जबकि जो रिपोर्ट सामने आई है जो 9 सफात और मुश्तमिल जो ये जजमेंट है सारी ये मैंने पढ़ी है और उसमें साफ लिखा है कि कैदी का जेल या अस्पताल में इलाज अगर हो रहा हो तो वो जमानत का हकदार नहीं है। तो आपने यहाँ पे एक प्रेसिडेंट सेट करनी है। अगर आप एक मुलजिम को इस बुनियाद के ऊपर के उसकी सेहत जो है उस पर कोई असर हो रहा है वो आप उसको जमानत दे देते हैं तो फिर मसला है। मियां साहब की अपनी फरमाइश के ऊपर 5 बार मेडिकल बोर्ड जो वो तब्दील किया गया था, उसके बाद अगर मेडिकल उनका मासवा है उनके जो अपने पर्सनल उनके असिस्टेंट है जिनकी जानिब से बार बार ये कहा जाता है कि उनकी सेहत जो है वो कुछ ठीक नहीं है, उनको इलाज के लिए बाहर जाना चाहिए। तो अब इस सारे सिनेरियो में आप देखते हैं तो मियां साहब के पास ये जो कुछ ऑप्शंस हैं अपोजिशन का इत्तेहाद और ये सारी ये मियां साहब की फेवर में है। अगर बिलावल भुट्टो जेल में गए हैं उनके पास बात वहां पर अगर एक ग्रैंड अलायंस की हुई है, एक और मिसाल जमहूरियत की बात की जा रही है तो ये अवाम के ज़हनों में आप फिर से डाउट्स पैदा कर रहे हैं। अभी आपने अपनी क्रेडिबिलिटी जो है उसको साफ करना है, इन मुकदमात का सामना करना है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त इस पोजीशन में मौजूद है कि और आई थिंक वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जैसे शहबाज शरीफ साहब की जानिब से भी कोई हार्ड लाइन की जा रही है, जबकि दूसरी जानिब चलें निशान इसके ऊपर मजीद बात करते हैं। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इस वक्त किरदार है उसको भी देखेंगे। हमारे साथ 2 कॉलर्स इस वक्त मौजूद हैं और कॉलर्स को भी साथ शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम सलाम जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लीडर होता है मुल्क का, जो सरबराह होता है, उसे बड़े विजन की ज़रूरत होती है, बहुत गहराई की ज़रूरत होती है और बहुत पॉलिसियाँ जो हैं वो बड़ी दानिशमंदी और हिकमत से पॉलिसियाँ आगे लेकर जानी पड़ती हैं। इस तरह जो वादे इन लोगों ने किए थे इंसाफ के और हर चीज़ के, वो तो फ्लॉप सारे आपने देख लिया कि वो तो हुए। और अब जिस तरीके से मुल्क को ये लेकर चल रहे थे और जिस तरह की इन्होंने इंतजामिया बनाई, तो लीडर जो होता है वो अपनी जाती जो मुल्क के मामलात होते हैं उन्हें सीधा करता है, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों को नहीं न्याजता, दोस्तों को न्याजे लेकिन वो बात की बातें हैं, ये नहीं कि काम सीधे करे, सिद्धू को ना न्याजे। जी चलें, ये आपने एक और दिलचस्प बात की, इसके ऊपर भी बहुत बात हो सकती है। एक और कॉलर साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। जी वालेकुम सलाम शहीन साहब, मैं अब्दुल क्यों बोल रहा हूँ स्वीडन से। बात यह है कि ये सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में 2 बड़े चोर थे, मुस्लिम लीग नून के सरबराह और पीपल पार्टी के। किसी से छुपी ढकी बात नहीं है। और जो छोटे चोर थे वो तो कमर दर्द का बहाना बना के बाहर चले गए थे। देखे ना, अभी बात यह है कि अगर खरबों रुपए पाकिस्तान के छुपा के और वो अल्लाह की ग्रिप से तो नहीं बच सकते ना। मैं आपको धोखा दे सकता हूँ किसी और को, लेकिन अल्लाह को धोखा नहीं दे सकता। जब अल्लाह ताला ने इनको पकड़ा तो फिर दर्द लेके बैठ गए। ये वही लीडर है जब जरदारी पाकिस्तान में लूट मार कर रहा था और हम यूरोप में यहाँ पे टीवी के ऊपर शोर करते थे कि ये मुस्लिम लीग नून वाले अपोजिशन में क्या कर रहे हैं। तो ये दोनों भाई जो है, किसी को घुटने में दर्द होता था, किसी सर जाके लंदन लेट जाते थे, बेटी भी और बीवी भी। तो देखें, पाकिस्तान इनके बाप का मुल्क नहीं था, इन्होंने पाकिस्तान को घुटने टिकवाए। और आज अगर जरदारी का बेटा जरदारी, ये बराबर जरदारी है, भुट्टो का तो नाम को नहीं लेना चाहता और लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह भुट्टो जैसा अशर हमारा ना करना दुनिया के अंदर। जो भुट्टो का अशर हुआ था
اس نے پاکستان توڑا, اس نے مسئلہ فاج. چلیں بظاہر یہ آپ کا ایک ہے, لیکن ذوالفقار علی بھٹو جو لیڈرشپ کوالٹیز تھیں, جو ان کا کردار ہے پوری دنیا اس کو جانتی ہے. مصطفیٰ صاحب اس سارے تناظر میں بھی ایک بات تو آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا, اکثر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کھربوں کی کرپشن کی تھی, کھربوں روپیہ باہر رکھا, زرداری صاحب نے بھی, نواز شریف صاحب نے بھی, تو جو گورنمنٹ میں ابھی لوگ ہیں وہ بھی اس بات کو کہتے رہے ہیں, آخر وہ واپس کیوں نہیں لے کے آ رہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ زیادہ بھاری ہے کہ کرپشن اس طریقے سے نہیں کی جاتی کہ آپ واپس لے آئیں. کرپشن کی جاتی ہے مستقل بنیادوں پہ, ٹھیک ہے نا, ان کو واپس لانا تو ممکن نہیں ہے. یہ صرف الیکشن کے دعوے ہوتے ہیں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں کیا صرف سیاستدان کرپشن کرتے ہیں؟ پاکستان کے تمام وزراء اعظم جو ہیں ان کو کسی نہ کسی وقت پہ غدار کہا گیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وزیر اعظم کو آپ تھوڑا سا استثناء دیں گے, ابھی ان کا دور ختم ہوگا, ان کے اوپر بھی غداری کا الزام لگے گا. آپ دیکھیں آگے آگے ہوتا کیا اللہ نہ کرے. جو روایت ہے وہ تو یہی ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی حکمران ہیں, چاہے وہ سیاستدان ہو, چاہے وہ فوجی جرنیل ہو, غدار کوئی بھی نہیں ہوتا. کسی جرنیل کے بارے میں بھی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ غدار ہے, کسی سیاستدان کے بارے میں بھی یہ نہیں کہتا ہوں کہ غدار ہے. دیکھیں انٹرنیشنل جو پریشر ہوتا ہے اس کے اندر آ کے یہ مختلف طور پہ ایسے اقدامات کرتے ہیں جس سے ان کے اوپر غداری کے الزامات لگتے ہیں. اب مشرف کا دور حکومت دیکھ لیں, کتنے اقدامات کیے, عافیہ صدیقی کو حوالے کر دیا, اس کے علاوہ پورے ملک کو ایک جنگ میں دھکیل دیا جس کے بارے میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ امریکہ کی جنگ تھی. تو اس سے وہ غدار نہیں ہو گئے, یہ فورن پریشر ہوتے ہیں, غلط فیصلے ہوتے ہیں جن کو کرتے ہیں. باقی کرپشن کرتے ہیں یہ لوگ, کرپشن چاہے وہ سیاستدان ہو چاہے وہ جرنیل ہو. آپ چاہے میاں نواز شریف صاحب کو اٹھا لیں, آصف علی زرداری کو اٹھا لیں, یا کسی اور سیاسی وزیر اعظم کو اٹھا لیں, یا ایوب خان کو اٹھا لیں, جنرل مشرف کو اٹھا لیں, یا کسی بھی ڈکٹیٹر کو اٹھا لیں, تو ہر ایک کی آپ اگر دم اٹھائیں گے تو نیچے سے کرپشن نکلے گی. تو اب یہ کہنا کہ صرف سیاستدانوں نے ملک کو لوٹا, میرے خیال میں تھوڑا سا امتیازی. چلیں جو نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, آپ کے خیال میں اس سے جو نواز شریف اور بلاول صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, کیا حکومت بظاہر کچھ پریشانی لگے گی؟ فواد چودھری صاحب نے تو ایک بیان دے دیا, تو اس کو مختلف لوگوں نے مختلف اینگل سے اس کو لیا, لیکن آپ کے خیال میں کچھ پریشانی؟ بظاہر پریشانی کیا جناب, پریشانی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں, باقاعدہ کمپین بلڈ کی گئی ہے, فوٹو شاپ پکچرز آنا شروع ہو گئی ہیں. بلاول اور زرداری کی جو ملاقات, بلاول اور میاں صاحب کی جو ملاقات ہے اس کو ریڈیکل کیا جا رہا ہے, اس کو مذاق اڑایا جا رہا ہے. طرح طرح کی جو ہے اسٹیٹمنٹ, اور جو خاص طور جو پے رول پہ جو ہے کہتے ہیں جو ویب سائٹس ہیں, سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں, ان کی طرف سے باقاعدہ چیزیں پھینکی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پہ. تو یہ کھلبلی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور آپ آئندہ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ کھلبلی مچی ہوئی ہے, نہ صرف تحریک انصاف کی حکومت کو بلکہ جو اقتدار کا اصل منبع جو ہے اس میں بھی کھلبلی مچی ہوئی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس کے راجہ صاحب آپ ہنسیں اس بات پہ, اقتدار کے اصل منبع میں کوئی کھلبلی نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ جی ذیشان میں یہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہوں گا. دیکھیے ابھی ہمارے جو کالر آئے تھے انہوں نے یہ بات کی کہ یہ دو جماعتیں جو ہیں یہ کھربوں کی, یہ میں عوام کی جو سینٹیمنٹ کی بات کر رہا ہوں, مطلب عوامی سینٹیمنٹ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دو جماعتیں ہیں, یہ کھربوں کی کرپشن کر چکے ہیں, یہ کس منہ سے یہ آپس میں مذاکرات کرتے ہیں, کس مثاق جمہوریت کی بات کرتے ہیں. دیکھیے عوام کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حکومت جو ہے کہ اس نے کیا کر رہی ہے, عوام کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ڈلیور کیا کیا جا رہا ہے. جو سابقہ حکومتیں ہیں اگر ان کے اس طرح سے کرپشن کے اسکینڈل سامنے آتے ہیں تو عوامی غصہ جو ہے بالکل جائز ہے. ہم دو ان جماعتوں کی بات کر رہے ہیں مشتاق صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز, جنہوں نے ہمیشہ پاکستان میں حکومت یہاں پر کی. نہیں راجہ صاحب, صرف ان دو حکومتوں کی بات کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے تو صرف 20-25 سال حکومت کی ہے, باقی 70 برس میں اگر آپ دیکھیں تو 35 برس ایک اور جماعت نے بھی تو حکومت کی ہے نا. جب ہم کرپشن کی بات کرتے ہیں بالکل مجموعی طور پہ کرپشن کی بات کرنی چاہیے نا, اکاؤنٹیبلٹی کراس دا بورڈ ہونی چاہیے. جب ہم احتساب کی بات کرتے ہیں تو یہ احتساب کا جو ادارہ ہے یہ پھر صرف سیاستدانوں تک محدود نہیں ہونا چاہیے. اس میں چاہے جرنیل ہو, چاہے جرنلسٹ ہو, چاہے کسی بھی عہدے پر آپ جب ایک پبلک پوزیشن پر ہیں آپ پر ریسپانسبلٹیز ہیں. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو راجہ صاحب. راجہ صاحب بہت شکریہ. اچھا چلیں ذیشان ایک کالر لے لیتے ہیں, پھر اس بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ جی راجہ صاحب کو یہ پتہ نہیں کیا پرابلم ہے یہ کہ یہ بات سننا نہیں چاہتے فوج کے خلاف. 35 سال ڈائریکٹ اور 10 سال انڈائریکٹ حکومت فوج نے کی ہے. اب بھی فوج کی حکومت ہے, یہ اپنے حصے کا حساب دیں.
चलें ठीक, बिल्कुल इसके ऊपर अब कमेंट क्या किया जा सकता है। अच्छा ज़ीशान, आपसे जो मैं ये बात एक और पूछना चाहूँगा इसी तराजुर में जो हम बात कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब आपने जिक्र किया था जो मुख्तलिफ मेडिकल बोर्ड्स का भी कि उसकी रिपोर्ट्स के हवाले से भी, और फिर जो फैसला आया था नवाज शरीफ साहब की जो बज़ाहिर उनका जो बयानिया है इस वक्त सेहत के हवाले से वो ये है कि उनको मुख्तलिफ हस्पतालों के चक्कर लगवाए गए, मुख्तलिफ जगहों पे लेके जाया गया और ऐसी जगहों पे लेके जाया गया जहाँ पे सिर्फ उनके टेस्ट किए गए, जहाँ पे इलाज की सहूलियात ही नहीं थी। इसलिए एक तो इस वजह से वो हुकूमत के ऊपर बिल्कुल अपने इलाज के हवाले से ट्रस्ट नहीं करना चाहते। दूसरा ये कि वो ये बात तो ऑन रिकॉर्ड है, सब लोगों के सामने है, जो हुकूमत में शामिल हैं लोग, वो उन्होंने मोहतरमा कुलसूम नवाज की बीमारी की दफ़ा भी ठट्ठे उड़ाए थे, उसको मजाक बनाया था, बस बिल्कुल इस तरह से कहा था कि ये तो कोई बीमारी नहीं है, ये बहानेबाजी है, सज़ा से बचने के लिए बाहर बैठने का बहाना है, और उसका अंजाम क्या हुआ वो भी पूरी दुनिया ने देख लिया। तो अब गालिबन मियाँ साहब के जहन में वो चीज़ भी है, इस वजह से वो सामने नहीं आना चाहते। क्या करेंगे आप? ज़ीशान हमारे साथ मौजूद हैं? जी जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है? जी जी, फरमाइएगा ज़ीशान। देखिए अहमद, मैं ये कहना चाहूंगा, पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ पे जो परसेप्शन बना दी गई है पॉलिटिशियंस के हवाले से, आई थिंक उसको बहुत बेहतर करने की जरूरत है। हम सब उसमें, हम सबका अपना अपना एक किरदार है। देखिए ये हमारे अपने इदारे हैं, ये हमारे अपने इंस्टीट्यूशंस हैं। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम जमहूरियत पर यकीन रखने वाली कौम है, तो हमें उन नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है, अब जो क्रेडिबिलिटी है वो ये है कि अगर एक पॉलिटिशियन की तबीयत खराब है, वो जेल में रह के ये कहते हैं कि मुझसे यहाँ पर मेरी जो मुझे प्रिविलेजेस मिल रही है, मैं उससे मुतमिन नहीं हूं, तो हम उससे मुतमिन, हम ये कहते हैं कि ये शायद जगसाई वाला मामला है। आपने अपने खुद के अस्पताल बनाए हैं, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। ये वो अस्पताल है कि जहां आप 40-40 साल हुकूमत करके गए हैं और अब आप यहाँ पर खुश नहीं हैं, आप बाहर जाना चाहते हैं। लेकिन ज़ीशान, उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि वो अस्पताल इस वक्त हुकूमत के ज़ेर इंतजाम है और हुकूमत के ऊपर वो किसी भी तरह का ट्रस्ट करने पे तैयार नहीं, क्योंकि हुकूमत का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो सबके सामने है। ख़ासतौर पे ये नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली के हवाले से जो बुक्स है उनके मुताबिक वो सबके सामने है, मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा के साथ जो किया। अहमद, तब्दीली इदारों की नहीं होती है, तब्दीली चेहरों की होती है, तब्दीली इंस्टीट्यूशंस की नहीं होनी चाहिए। जो आपकी जो पॉलिसीज हैं, जो आपके अगर कोई किसी हुकूमत है, जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि अगर अच्छे काम किए हैं और उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, आप क्यों नहीं ट्रस्ट करते हैं यहाँ पर हम अपने इंस्टीट्यूशंस के ऊपर? ये वही इंस्टीट्यूशंस हैं जो हम सब ने मिलकर यहाँ पर बनाए हैं। तो आई बिलीव कि अगर उनकी ये रिपोर्ट्स में ये बातें सामने आती हैं कि उनको कोई मसला नहीं है, उस पर भी एतमाद करना चाहिए। अगर 5 मेडिकल बोर्ड ये कहते हैं कि जो उनकी तबीयत ऐसी, देखिए अहमद, एक मैं बुनियादी यहाँ पे नुकता काटने, मुझे 1 मिनट आप दीजिएगा बात मुकम्मल करने के लिए, कि ये समझना जरूरी है कि कानून क्या कहता है। आर्टिकल 199 के तहत जो आईन पाकिस्तान का है, उसके तहत जो जमानत नामंजूर की गई, उसमें क्लियर कट एक बात ये लिखी गई थी कि मियाँ साहब के कैद में रहने से उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। तो ये बहुत एक अहम नुकता है कि जमानत सिर्फ उसी सूरत में दी जा सकती है इस आर्टिकल के तहत कि अगर जो मुलजिम जो कि उस वक्त जेल में मौजूद है उसकी जान को खतरा हो। तो अगर कोई ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग चीज नहीं है तो आई डोंट थिंक कि हमें इंस्टीट्यूशंस को जो है वो ब्लेम करना चाहिए। देखिए आपके अपने इदारे हैं, अगर नो डाउट कि अगर अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है तो आप उसके साथ उनके कंट्रीब्यूट कीजिए, उनके साथ आप उनके साथ कोऑपरेट कीजिए उस हवाले से। जी ज़ीशान जी, देखिए राजा साहब थोड़ा सा जरा यूफेरिया की आइडियलिज्म की बात कर रहे हैं। हमारे मुल्क में जिस तरह का इदारों का जिस तरह का हाल है वो हम सब जानते हैं, जिस तरह से कंट्रोल किया जाता है करते हैं। और मियाँ साहब को जो खतरा है वो इस चीज़ का, जो खुर्शीद शाह साहब ने जो बात की है, आप उसके तनाजुर में ये बात देखें कि उनको ट्रस्ट नहीं है। वो इस बात पे, उनको इस बात का भी खतरा है कि उनके केस को मिस हैंडल किया जा सकता है। हार्ट का केस को मतलब ऐसा तो नहीं होता, आप उसको किस तरह ज़रा सी मिस हैंडलिंग हो गई तो कुछ भी इसके नतीजे बरामद हो सकते हैं। और उसके बाद पे जिस तरह की इलाज की वो ऑफ़र कर रहे हैं, उसके नाम पे जिस तरीके से उनको टेस्टों के नाम पे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में घुमाया जा रहा है, वो एक साबिक वज़ीर आज़म के लिए जो है, बहरहाल उसके लिए जिस तरह के माहौल में वो रहने का आदी है, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि उन्होंने अपने दौर में ऐसा अस्पताल बनाना चाहिए था। लेकिन ये बात ये बात जो है, ये उनके मुखालफिन कह रहे हैं कि उन्होंने अपने दौर में कोई अस्पताल नहीं बनाया। पाकिस्तान के अस्पतालों में बिल्कुल सहूलतें मौजूद है, उन्होंने सहूलतों को नफी नहीं की। उन्होंने कहा कि उन सहूलतों को जिन लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है, मंडेला ने 27 साल मुकम्मल किए थे जनाब, 27 साल मुकम्मल किए थे, बिल्कुल किए थे। लेकिन उस वहाँ की सियासत में इस तरह की एक दूसरे को, वहाँ की सियासत में किसी को इस तरह फांसी नहीं चढ़ाया गया था जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ा दिया गया।
ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ ان کو جو خطرات ہیں وہ بالکل خطرات موجود ہیں. چلیں ٹھیک، یہ بات ہم نے دیکھ لی. اچھا بالکل آخری ہمارے پاس 3 سے 4 منٹ ہے. مسلم لیگ نون خود کہاں غائب ہے؟ بظاہر کہ یہ تاثر درست ہے سب سے پہلے تو کہ وہ میدان میں نہیں ہے، وہ کسی قسم کا کوئی مظاہرہ نہیں کر پا رہے، اور اگرچہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں تو ان کے اب تو کارکنان کے اندر بھی یہ اضطراب بظاہر نظر آتا ہے کہ کیوں کھل کے میاں شہباز شریف صاحب بھی اس معاملے کے اوپر بات نہیں کر پا رہے. دیکھیں نہ صرف وہ چپ ہیں، خاموش ہیں، بلکہ ان کی لیڈروں کی طرف سے کوئی بات نہیں ہو رہی، اور اس کا جو ہے ری ایکشن جو ہے صرف کارکنان میں نہیں بلکہ جو ان کے جو ذمہ داران ہیں، جو نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں، جو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی خاموش ہیں، وہ خاموش نہیں ہیں. سوشل میڈیا میں جو ان کے سورسز ہیں جہاں سے چیزیں جنریٹ ہوتی ہیں، ان میں باقاعدہ اپنی لیڈرشپ کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے، اور وہ دباؤ میں آ بھی رہے ہیں. آپ دیکھیے گا کہ آئندہ 1 2 4 روز میں آپ کو واضح پتہ چل جائے گا کہ مریم نواز اور ان کے جو ریسورسز ہیں 23 مارچ کو انہوں نے کچھ مظاہروں کا بھی اعلان کیا ہے. بالکل انہوں نے کس حد تک پریشر بلٹ اپ کیا ہے، اور اس کا نتائج بہت جلد آپ کے سامنے آ جائیں گے. جی بالکل. اچھا آپ کے ساتھ ذیشان آپ سے بات کروں گا. بلاول اور نواز شریف کی ملاقات کے دن ہی اعتزاز احسن صاحب کا ایک بیان آیا، یا غالباً اس سے اگلے دن. انہوں نے کہا کہ نواز جو شریف خاندان ہے وہ نواز شریف کی بیماری پر سیاست کر رہا ہے. تو یہ کیا تضاد ہے کہ جو آپ کے رہنما ہیں وہ تو ملنے جا رہے ہیں دوسرے لیڈر کو اور کہہ رہے ہیں صرف میں عیادت کے لیے جا رہا ہوں، جبکہ آپ خود ہیں اعتزاز احسن صاحب، ان کی جانب سے وہ اس طرح سے اس کو ان کی بیماری کو ڈرامہ قرار دیا گیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ میاں صاحب کی سیاست پر نون لیگ تو شاید سیاست کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے، یہ تو اس میں ابھی تک یہ کوشچن مارک ہے، کیونکہ ان کی طرف سے رسپانس اگریسولی کوئی سامنے آ نہیں رہا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سارے سینیریو میں اگر کوئی جماعت سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. دیکھیے پنجاب جو ہے یہ پاکستان میں سیاست کا ایک بہت بڑا گڑھ ہے. یہاں پہ آپ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ رول کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ان کے اپنے لیے بھی یہاں پر کچھ انہوں نے اپنے محسوس کیا ہے کہ وہ ایک اسپیس ان کو ملا ہے، اس کا وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. جو ووٹ بینک نون لیگ کا ہے اس کو وہ اپنی طرف کنورٹ کرنا چاہتے ہیں. اور پنجاب میں ابھی جو پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل این ہے، they want to convert it to make it as a PTI versus PPP. تو یہ سارے سیاسی فیصلے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو روایات ہیں، چاہے وہ سیاسی قید کی ہو، چاہے وہ سیاسی بیماری ہو، تو ہمارے ہاں ان تمام چیزوں کو ریلیٹ کیا جاتا ہے انفارچونیٹلی پالیٹکس کے ساتھ. ابھی جو ہمارے کالر میرا نام لے کے وہ ریفر کر رہے تھے کہ کچھ میں فیور کرتا ہوں یہاں پہ اپنے افواج پاکستان کو. دیکھیے یہ ہماری فوجیں جو ہیں، یہ ہمارے ادارے جو ہیں، ہمیں ان کو انکریج کرنا چاہیے. ان کے یقیناً ہم کردار کو اس حد تک انکریج کرتے ہیں کہ جب یہ سرحدوں کی حفاظت تک ہے، لیکن اگر کوئی بیجا مداخلت سیاسی سسٹم پر ہوتی ہے تو ہم اس پہ بھی یقینی طور پہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور جمہوریت کا تقاضا بھی یہی ہے. ذیشان صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. سید مجتبی آپ ہمارے ساتھ موجود تھے آج کے پروگرام میں. ناظرین ہم نے مختلف چیزوں کا جائزہ لیا، اور آخر میں جو بات کر رہے تھے نواز شریف صاحب اور بلاول کی ملاقات کے حوالے سے، یقینی طور پہ جو ملاقاتیں ہیں ہوتی رہتی ہیں سیاسی رہنماؤں کی، لیکن یہ پہلی ایک ہائی پروفائل سیاست تھی، ملاقات تھی جو نواز شریف صاحب سے جیل میں کسی دوسرے رہنما نے کی. یہ تھا آج کا سگنیچر ٹاک. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمارے پروگرامات آپ دیکھ سکتے ہیں اسکائی 766 جبکہ ورجن میڈیا 839 پر. اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ اور اپلیکیشن کے ذریعے سے بھی، موبائل اپلیکیشن کے ذریعے سے آپ ان پروگرامات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. اپنے میزبان احمد شاہین کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ رب العزت ہم میں سے ہر کسی کی جان، عزت اور مال کی حفاظت کرے. اللہ نگہبان.